गुड आफ्टरनून। करंट की न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और नए क्वेश्चन देखिए क्या क्या हैं आप पे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप पे है कि अ हीटर coil is cut into two equal parts। एक हीटिंग कॉइल है, उसे हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। एंड वन ऑफ देम इज़ हीटेड। फाइंड रेशो ऑफ हीट that gets evolve out। find ratio of heat of original to later। ये हम पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हम पे हीटिंग की कॉइल है, ठीक है, उसे हमने दो पार्ट में काट दिया। अब एक पार्ट काम करनी है, एक पार्ट रहने दो, पर जो हमारा दूसरा पार्ट है इक्वल, दोनों इक्वल पार्ट में होंगे, उसको हमने हीट करा। अब हमसे पूछा उन्होंने कि जब हम काटते नहीं और पूरी हीटिंग कॉइल होती तो जितनी हीट होती और जो बची हुई पार्ट की हीट है उनका रेशो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक हीटिंग कॉइल है बहुत बड़ी, ठीक है, उसका हीट निकालो, ठीक है, और उसको दो पार्ट में तोड़ा, एक पार्ट काम का नहीं है, दूसरा पार्ट काम का है, उस काम वाले पार्ट की हीट निकालो और दोनों का रेशो फाइंड करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट the heating coil have length L and resistance R। हमने मान लिया कि जो हमारी हीटिंग कॉइल है उसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ से हीट निकालो। जूल्स हीटिंग लॉ क्या बोलता था? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और आपको ओम्स लॉ से पता है कि I होता है V/R। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों से बात बन जाएगी। V के टर्म्स में करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि करंट का कुछ पता नहीं होता, पर वोल्टेज की सप्लाई हमें पता होती है। तो देखिए हीट कितनी आई, I की जगह V/R लिखा, इसका स्क्वायर चल रहा है, साथ में R है, साथ में T है। H की वैल्यू आई V²/R², साथ में R, साथ में T, V²/R², साथ में R, साथ में T। R से पावर कैंसिल, तो बस नीचे बचेगी पावर, तो V²/RT आएगा। आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने जो दूसरी कॉइल लगाई वो सीरीज़ में लगाई पहले के कंपैरिजन में, या मेन सप्लाई में सीरीज़ में लगाई या पैरेलल में लगाई, हमें नहीं पता। पर हमें ये पता है कि वोल्टेज सप्लाई तो सेम ही रहेगी, 220 वोल्ट AC या कुछ भी DC, जैसे 110 वोल्ट DC। तो ये फार्मूला सबसे सही रहेगा। यहाँ से हमें पता चला हीट और रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, जब हम सेम टाइम के लिए और सेम वोल्टेज पे हम दोनों वायर्स को लगाते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, जब इनकी बात नहीं करी हुई कि टाइम क्या है, तो टाइम सेम ही होगा, दोनों को सेम टाइम के लिए हम यूटिलाइज़ करेंगे। और दूसरी बात, दोनों की वोल्टेज सप्लाई भी सेम होगी। जो आपके घर के आती है 220 वोल्ट, तो वो लगाएंगे। करंट का पता नहीं था यार, इसलिए करंट नहीं लगाया। तो H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। नाउ हीट ओरिजिनल निकाल लेते हैं। हीट ओरिजिनल क्या होगी यार? हीट ओरिजिनल आपकी होगी हीट ओरिजिनल, ठीक है, ORIG ओरिजिनल कितनी होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो पहला रेजिस्टेंस तो देखो आपका कितना है, R ही होगा, ठीक है। या वैसे निकालना चाहो तो निकाल लो, V²/RT होगी ये रही, ठीक है। बट सेकंड केस में क्या हुआ? अब जो नया केस है उसमें क्या हुआ? केस 2 मान लेना इसे, उसे केस फर्स्ट मानना। केस सेकंड में लेंथ आधी हो गई, नई वाली लेंथ क्या है? आधी है, क्योंकि आधा तो काम का ही नहीं रहा ना, तो सिर्फ आधा ही है काम का। लेंथ आधी हो गई, और आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अब वाला रेजिस्टेंस पहले वाले का क्या होगा? आधा होगा। तो नई वाली हीट निकाल लो, हीट न्यू कितनी होगी? आप खुद ही देखो, हीट न्यू कितनी होगी? V² लिखेंगे, V सेम है, T सेम है, R की जगह R' आएगा, R की जगह कितना आएगा? R' आएगा, और R' कितना है? R/2 है, तो R' की जगह यहाँ R/2 लिखेंगे। वो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। दोनों चीज़ें आ गई, दोनों का रेशियो निकालते हैं, हीट ओरिजिनल अपॉन हीट न्यू।
ठीक है। सेम चीज़ काटो, वी स्क्वायर बाई टी काट दिया, वी स्क्वायर बाई टी काट दिया, आर काट दिया, आर काट दिया, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, यहाँ 2 बच गया तो 1:2 आ गया। क्लियर। हीट ओरिजिनल अपॉन हीट न्यू कितना आया, 1:2 आ गया। चेक कर लो कैसे हुआ। ठीक है। मतलब नई कॉइल में दुगनी हीट प्रोड्यूस होगी, आप ऐसा मान सकते हो। लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं करी, ठीक है, ना बढ़ाई ना घटाई, बस आधी कर दी, ना बाहर से एक्सटर्नली बढ़ाई ना घटाई, पर आपको ये पता चला हीट जो आपकी न्यू है वो 2 टाइम्स है हीट ओरिजिनल का, तो अब हीट दुगनी हो जाएगी। ये याद रखना। फार्मूला हमेशा कौन सा लगाओगे, H=V²/R, ठीक है, उससे सही बैठेगा, वही लगाना। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 हीटिंग कॉइल्स, 2 हीटिंग कॉइल्स है, 2 हीटिंग कॉइल्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। 2 हीटिंग कॉइल्स हैं, उनका मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। 2 हीटिंग कॉइल्स मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला लगेगा H=V²RT, V²/RT है ना। आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस मीन्स के पैरेलल। उसके बाद उन्होंने बोला लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वन इज डबल ऑफ अनदर, वन इज डबल ऑफ अनदर। विच विल प्रोड्यूस मोर हीट, ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, ये हमको ये निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 हीटिंग कॉइल है, ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है, पर एक की लंबाई और उसका जो डायमीटर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एरिया वाली बात, वो दूसरे के मुकाबले या पहले के मुकाबले क्या है, एक का दुगना है, डबल है। ठीक है। वन ऑफ द वायर हैज़ ट्वाइस ऑफ द लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ द डायमीटर, तो आपको बताना है ज़्यादा हीट कहाँ प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हीट का ये वाला फार्मूला लगेगा V²/RT, ये सही रहता है ना। ठीक है। H=V²/RT। अब एक और काम करो, R होता है ρL/A, वो यहाँ पुट कर दो, तो आपको दोनों फैक्टर मिल जाएंगे, लेंथ भी और एरिया भी। अब आपको ये सपोज नहीं करना पड़ेगा कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये पहले सही था, क्योंकि पहले हमने एरिया बढ़ाई नहीं था, मतलब पहले दोनों का एरिया सेम था, अब बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पुट कर दो। तो H की वैल्यू देखो क्या आई, V²T ऊपर ही है, R की वैल्यू कितनी है, ρL/A, तो ρL और A कहाँ, ऊपर। ठीक है। और क्योंकि V और T क्या होंगे, सेम होंगे, V और T क्या है, सेम है, क्योंकि अक्रॉस सेम पैरेलल और टाइम दोनों के लिए सेम ही बीता होगा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई एरिया अपॉन ρL, और क्योंकि उन्होंने बोला सेम मटेरियल है तो रो भी क्या है, सेम है, तो रो भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं जो यहाँ मैटर करेंगे, एक तो एरिया है, एरिया और हीट ऊपर है तो एरिया और हीट डायरेक्ट हुए, और लेंथ नीचे है मतलब लेंथ इन्वर्स हुआ ना। एक और, अब ये हमारे काम का फार्मूला है। अब हम देखते हैं 2 चीज़ें, वायर 1 और वायर 2। ठीक है। यहीं से देख लेंगे क्या चीज़ है। मान लो वायर 1 की लेंथ L है, वायर 2 की लेंथ 2L है, तो ये वो चीज़ है जिसकी लेंथ दुगनी है। ठीक है। वायर 1 का डायमीटर D मान लो। ठीक है। तो रेडियस भी इसका R हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 2 टाइम्स होता है ना, तो बात तो वही पड़ेगी, डायमीटर का आधा, रेडियस R मान लेना। अब ज़रा यहाँ देखो, इसका डायमीटर 2D मान लिया, क्योंकि उन्होंने बोला डबल है, तो भाई रेडियस भी तो इसका दुगना ही होगा, नहीं होगा। देखो D2 को तुम कुछ ना करो, D2 को तुम ऐसे लिख लो,
चलो डायमीटर 2r होता है तो d2 को तुम 2r2 लिखोगे, d2 को कितना लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ऐसे यहाँ पे भी करोगे, d को कितना लिखोगे 2r लिखोगे, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r2 की वैल्यू 2r आएगी। ठीक है, तो अगर डायमीटर दुगना हो गया तो रेडियस भी क्या होगा, दुगना होगा। अब ज़रा यहाँ का एरिया निकाल लेते हैं। तो a1 यहाँ का आप मानो πr² होगा, तो यहाँ का एरिया कितना होगा a2, आप खुद ही देखो कितना होगा, पाई लिखेंगे, r2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तो r1 का स्क्वायर था पर r1 तो r ही था, तो ये πr² हो गया, और यहाँ पाई r2 का स्क्वायर लिख दिया, और r2 2r है, तो पाई r2 की जगह 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 पाई r² आ गया। ये भूल के भी इसे मतलब स्क्वायर मत समझना, ये बस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब एक काम करते हैं, हीट निकालते हैं, है ना। तो देखो H1/H2 लिखेंगे, ठीक है, H1/H2 लिखा जाएगा। तो H1 है तो A1/L1 लिखोगे, A1/L1, और H2 होगा तो नीचे A2/L2 आएगा, A2/L2। देखो H1 है तो A1/L1 ऊपर लिख दिया, H2 नीचे है तो A2/L2 नीचे आएगा। अब आप खुद ही देखो, L2 ने जाना ऊपर है, L1 ने आना नीचे है, तो ये कुल मिला के आता कितना, A1/A2 आता, इंटू कितना आता, L2/L1 आता, A1/A2 आता, L2/A1 आता, L1 आता। तो H1/H2 आपको पता चला कितना है, A1/A2 इंटू L2/L1। तो H1/H2 लिखा, A1/A2 देखा, A1 है πr², A2 है 4πr², और L2 कितना है, L2 आपका है 12, L1 है L। तो πr² से πr कैंसिल, L से L कैंसिल, 2/4 बचा, 2/4 मतलब 1/2। तो H2 उधर जाएगा, तो फाइनली आप पे एक चीज़ आई, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आई कि H2 इज़ 2H1, H2 इज़ 2H1। अब आप देखो इनमें से थिक और लंबाई में कौन ज़्यादा है, Y2 ही है, और Y2 में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी Y1 से, यहाँ H1 होगा और यहाँ H2 होगा। तो आप खुद ही देखो H2 2 टाइम्स है पहले हीट का, 1 किससे रिलेटेड है, इससे, 1 उससे रिलेटेड है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, और 2 किससे रिलेटेड है जिसकी लेंथ 2 टाइम्स है, डबल हो गई, और रेडियस भी 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि जिसकी लेंथ और एरिया ज़्यादा है उसमें हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख लेना, हीट प्रोड्यूस या द प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी मैक्सिमम इन दैट वायर विच हैज़ डबल दी लेंथ एंड डबल दी रेडियस या डायमीटर। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल गया। इसे रेडियस के टर्म में भी कर सकते थे पर इसमें मज़ा आ गया। ठीक है, शाबाश। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक सर्किट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सर्किट देखिए, ये हमारा ड्राइविंग सेल हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल सर्किट पूरा ए बी। इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सेल, उसमें यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे आर की हमने लगा दी के, ये, और एक गैल्वेनोमीटर लगाया ये। तो ये पोटेंशियोमीटर लग रहा है आपको, पोटेंशियोमीटर ये है ना, ये की है, की है ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आर, सेल आप जानती हैं, ये हमारा ड्राइविंग सेल है, ये सर्किट को मेन पावर देता है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है दिस फिगर इज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। पोटेंशियोमीटर है ये, कौन सा एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, आपको सजेस्ट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहला है व्हेन
द की के इज़ ओपन, की के ओपन करो। हाउ डज बैलेंस पॉइंट, हाउ डज बैलेंस पॉइंट चेंजेस इफ़ करंट इन ड्राइविंग सेल ये है, करंट इन ड्राइविंग सेल इंक्रीजेस, ड्राइविंग सेल का करंट बढ़ जाए तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इंक्रीजेस डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज, तब देखते हैं। और दूसरा है की के को क्लोज करा, की के इज़ क्लोज, की के को क्लोज करा। हाउ डज बैलेंस पॉइंट चेंजेस, हाउ डज बैलेंस पॉइंट चेंजेस इफ़ आर इज़ इंक्रीज, आर को हमने बढ़ाया और आई जो है, आई ऑफ ड्राइवर सेल, ड्राइवर जो हमारा सेल है उसे कांस्टेंट रखा। ये क्वेश्चन है। ये एक सर्किट है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, इस सेल का, ठीक है, लगाते हैं ना आप लोग, देखा है। इसका हम मेज़र करते हैं आर इसका मेज़र करा जाता है, ठीक है। ये ड्राइविंग सेल होता है, ये सर्किट को पावर देता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की है। आपसे बोला की के ओपन रखी, अभी क्लोज नहीं करी, तो आपको बोला अगर हम ड्राइविंग सेल का करंट डिक्रीज़ करें तो बैलेंस पॉइंट में कैसा चेंज आएगा, ये बात है, ठीक है। और दूसरा क्लोज कर दिया, करंट को फिक्स रखा ड्राइविंग सेल के, और रेजिस्टेंस जो हमारा लोड वाला है, ये वाला, इसे इंक्रीज़ करा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पॉज करो, पहले एक बार रफ में आंसर लिख लो, फिर आओ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ड्राइविंग सेल का करंट होता है और जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ड्राइविंग सेल का करंट बढ़ा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा। इतना पता चल गया तो अपने आंसर या पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिख लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहली बात ये है सॉल्यूशन, पहला, जब के ओपन है तो मान लो इस सेल को E2 बोल रहे हैं, इसे E1 बोल रहे हैं। E1 आपका ड्राइविंग है, E2 आपका वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। E2 का कोई एक्शन नहीं होगा कि यार सर्किट पूरा ही नहीं हो पाया। ये दिस सेल विल कम्स इनटू प्ले व्हेन द की इज़ क्लोज। जब इस की को हम क्लोज करेंगे तभी तो ये सेल काम पे आएगा, अभी तो ये किसी काम का नहीं है। और इस सेल को इस की ज़रूरत ही नहीं है, ड्राइविंग सेल को इस की के ओपन क्लोज होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चलेगा। पर ये सेल तब तक काम में नहीं आ सकता जब तक की क्लोज ना करें, ये बात है ना। ये क्लोज होगी तभी सर्किट पूरा होगा, तभी करंट फ्लो करेगा ना। ये तो की के को हमने ओपन रखा तो E2 जो है उसका कोई एक्शन नहीं होगा। सिर्फ अब बात हमारी इतने तक टिकी है, ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ है। तो अब हम एक काम करते हैं, वी नो दैट आई जो हमारा ड्राइविंग वाला होता है, करंट इन ड्राइविंग सेल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमने क्या करा, इस करंट को डिक्रीज़ करा, ठीक है बच्चे, इस करंट को डिक्रीज़ करा। उन्होंने बोला करंट इन द ड्राइविंग सेल डिक्रीजेस, इसको डिक्रीज़ करा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा के इंक्रीज़ हो रहा है। अब आपको पता है एक चीज़, V इज़ इक्वल टू के एल होता है ना, V इज़ इक्वल टू के एल, या के इज़ इक्वल टू V बाई एल होता है। बात तो एक है ना, V इज़ इक्वल टू के एल हो गया। अब देखो के इंक्रीज़ कर रहा, के और एल की कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। के इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देख रहे हो, के और एल साथ में, के इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। और के इंक्रीज़ करे, अगर ये चीज़ इंक्रीज़ करे तो लेंथ क्या कट जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। एल तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ होती है, तो ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो डिक्रीज़ करेगी तो देखो इंक्रीज़ कब होगी, जब ये और ये चीज़ बढ़ जाए, ये इधर आ जाए, तब हम बोलेंगे ये इंक्रीज़ कर रहा, मतलब ये लेफ़्ट को चले जाए। जब भी ये लेफ़्ट को जाएगी वायर, ये जो है, ये जो नोटेशन है, ये लेफ़्ट को जाएगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। अभी 60 है, इधर गई तो 80 हो जाएगी, इधर गई तो 100 हो जाएगी। पर अगर ये राइट को शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज़ हो रही है जब ये इधर को जाए। आज तो वही हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, तो बैलेंस पॉइंट जो होगा, बैलेंस पॉइंट वो शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ,
ऐसी तरफ जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि बैलेंसिंग लेंथ जो है कम हो रही है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ ले गए, ये क्या होता है, ये राइट है, वो लेफ़्ट है ना, ठीक है। अगर हम इसे इस साइड ले गए, इस साइड, तो कम हो जाएगी, तो हम इसे राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट की तरफ, सॉरी मेरे को ही उल्टा दिख रहा है, ये साइड राइट है और इस साइड लेफ़्ट है। जितना हम राइट की तरफ इसे बढ़ाते रहेंगे, इस लेंथ को ना इधर इधर जाते रहेंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, हम ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर मेरे हिसाब से है ना, अब बुक के हिसाब से मुझे नहीं पता, अब अगर इधर जाएंगे तो मेरे को तो कम लग रही है, ठीक है, ऐसा है, बैलेंसिंग लेंथ ऐसी बढ़नी चाहिए। तो हम ये लिख लेते हैं बस कि बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ हो गई है ना। शिफ्ट टूवर्ड्स छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग राय आएंगी। कोई ये सोच रहा होगा कि ऐसे में बढ़ेगी, कोई ऐसा सोच रहा होगा, कोई इधर से देख रहा होगा कि अभी तो इतनी है फिर इतनी हो जाए तो उसके लिए ऐसा इंक्रीज़ हो गया, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी तो इतनी है फिर इतनी हो जाए तो वो भी बढ़ना ही है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ अभी है और ऐसे बढ़ जाए तो मेरे लिए बढ़ गया पर दूसरे के लिए घट गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट ऐसे बोल देते हैं, फिर बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ जो है इंक्रीज़ हो गई। देखने के नज़रिए हैं बस, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहीं से मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने ये बोला कि की के को अगर हम क्लोज कर दें, की जो हमारी के है उसे हम क्या करते हैं, क्लोज कर दें। ये की के को क्लोज करें तो हाउ डज़ द बैलेंस पॉइंट चेंजेस इफ़ आर इज़ इंक्रीज एंड ये, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि जो ड्राइविंग सेल का करंट है, अच्छा एक गलती हो गई, चलो वो अभी बताता हूँ, यहीं पे ठीक कर लेंगे तो पुराना क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। या पहला कर लो, मेरे से बस ये गलती हुई कि जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें ड्राइविंग सेल का जो करंट है, हाँ, ड्राइविंग सेल का करंट और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, ये थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग, है ना। सॉरी, आपकी कॉपी बर्बाद गई। तो आई और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और के इज़ इक्वल टू कितना होता है, वी बाई एल होता है, के और एल के बीच में इन्वर्स है, ऐसे, ठीक है। तो हमने ड्राइविंग सेल का करंट डिक्रीज़ करा, के भी डिक्रीज़ हुआ, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपका आंसर आना चाहिए बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कौन किसको रेफरेंस मान रहा है, किसी के लिए बड़े, बस आप ये लिख लेना बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ होगी। आई और के बीच में डायरेक्ट है ना, आई एम सॉरी, पर आई और के बीच में डायरेक्ट है, ठीक है। आई घटा तो के भी घटा और एल बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद अब ये देखिए, आपके क्वेश्चन है कि की के को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। फिर ये E2 भी काम में आ जाएगा। और बैलेंस पॉइंट कैसे चेंज होगा, अगर हम आर को बढ़ाते रहें, ड्राइविंग सेल के करंट को कांस्टेंट रखें, तो ड्राइविंग सेल का करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको पता है V इज़ इक्वल टू IR होता है, ठीक है, और V इज़ इक्वल टू KL भी होता है, आपको पता है ना ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़, हमने ड्राइविंग सेल के करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो V और R के बीच में डायरेक्ट आ गया रिलेशन, ठीक है। करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। और R हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। उन्होंने बोला R को क्या कराना है, इंक्रीज़ कराना है, तो V भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अगर V इंक्रीज़ हो गया तो आप ये देखो V और K के बीच में कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट है, ठीक है। तो K भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। पर यहाँ से ये भी लग रहा है फिर कि V और L का डायरेक्ट है, V और L का क्या है, डायरेक्ट है। तो आप किस पे जाओगे, क्योंकि पहले तो ये सिद्ध हो गया है कि K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, जो यहाँ पे भी है, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और V और K आपस में डायरेक्ट है। देखो V और K आपस में भी क्या है, डायरेक्ट हैं, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद रखना। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता था, द फॉल ऑन पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अप्लाइड। ये सही है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
ये सही है। अब यहाँ के नहीं देखेंगे, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है ना, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो v बढ़ेगा तो l भी बढ़ेगा, बस ये याद रखना। और v बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि r बढ़ रहा है। v और r के बीच में ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, उसके हिसाब से तो ठीक है ना। जो भी डिवाइस फॉलो करते हैं उनके लिए तो ठीक है। r बढ़ा, v बढ़ा, v और l का डायरेक्ट है तो l भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना। ठीक है, शाबाश। पहला वाला थोड़ा देख लेना, वो गलती हो गई, ड्राइविंग सेल और के बीच में डायरेक्ट है, नहीं तो ये भी गलत जाता। हमारे हाथ में क्या है? गलती सुधारना, सुधार ली। ठीक है, आई ड्राइविंग और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे बोला कि फाइंड एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक सर्किट दूंगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर्किट देखिए कैसा है। R1 R2 ये सर्किट है। Y 15 ओम है, X आपको निकालना है। R1 आपका 2 ओम है, R2 आपका 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है। ये M और N है। ठीक है, सर्किट है R1 2 ओम, R2 5 ओम, X निकालना है, Y 15 ओम है और बीच में 10 ओम है। और गिवन है पोटेंशियल ऑफ M और पोटेंशियल ऑफ N क्या है? सेम है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ M और N क्या है? सेम है। तो आपको निकालना है यहाँ पे कि X की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ M और पोटेंशियल ऑफ N सेम है, इसका मतलब Vm माइनस Vn कितना होगा? 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Vmn कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से आप क्या समझे कि अगर मैं ये देखूँ कि I अक्रॉस Mn क्या होगा, तो हालांकि ओम्स लॉ में V लिखते हैं पर वो V पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो मैं आपको पहले ही बोला है, वो V नहीं होता, वो V माइनस 0 होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो होना चाहिए तब करंट फ्लो करेगी। आपको भी पता है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर रीज़न देख लो। I एट Mn कितना होगा? I इज इक्वल टू V/R होता है, डेल्टा V M से N, और R कितना है? M से N 10 है। ठीक है, M से N के बीच कितने? 10 है। तो डेल्टा V 0 हुआ, 0/10 कितना आएगा? 0। तो बीच में कोई करंट नहीं है, मतलब 10 ओम काम का नहीं है, उसमें कोई करंट ही नहीं जा रही ना, तो वो पोटेंशियल बनाएगा ही नहीं। दोनों सेम पोटेंशियल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बनेगा, है ना। समझ लिया करो, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो ये काम करनी है। अगर ये काम करनी है तो वहाँ पे कोई करंट नहीं आ रही, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है आप खुद ही देखो। बैटरी ये रही ना, कैसा बनाते हो फिर? बैटरी के पैरेलल देखते हो ना, बैटरी की इस साइड, बैटरी के उस साइड। तो बैटरी के इस साइड क्या है? R1 और X है, तो आप लिखोगे R1/X। और बैटरी की उस साइड क्या है? बैटरी के उस साइड है R2 और Y, R2/Y। सर हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें तो नहीं आता ऐसे, हम तो ऐसे करेंगे, फ्लिप करेंगे बुक को ऐसे। तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2, ऊपर वाला फ्लिप कर दिया, नीचे वाला भी फ्लिप करो, X/Y। तो दोनों सही है, X ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, पर करेक्ट यही है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, मजबूरी में कुछ भी हो सकता है, पर सही तरीका यही है। अब वैल्यू डालो, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 5 है, X की वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू 15 है। 5 3 जा 15, 3 ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम आ गई। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो X की वैल्यू आपकी 6 ओम आ गई। क्लियर? शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, आपको x से निकालना है, फाइंड x इफ पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं है पर दिया भी रहता है, तो हमें बताया वी ए और वी बी सेम पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। अगर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस भी होता तो उसमें कोई करंट जाती नहीं। तो ये वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। फ्लिप कर लो चाहे कैसे भी कर लो, 3/5, बस ऑर्डर मत ख़राब करना, ऊपर नीचे तो इधर भी ऊपर नीचे, या ऐसे अगर आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो तो नीचे भी लेफ़्ट से राइट जाना। तो 3/5 इज इक्वल टू 6/x आ जाएगा, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/5 नहीं 10 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 10 ओम आ जाएगी। आप कैसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, 5/x इज इक्वल टू 3/6, 3 2 जा 6 करना, 5 2 जा दोबारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो एक आपको सर्किट दे रहा हूँ मैं, देखो ये x है, ये y है, z है, नाम है। देखो x आपको दे रखा है 1 ओम, 1 ओम का है, y आपका 4 ओम का है, और z जो है आपका ये 10 ओम का है, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को P बोला, इसको Q बोला, एक्सटेंड करा, बैटरी लगाई और एमीटर लगाया, ये रहा प्लस माइनस, B बैटरी है, ठीक है। अच्छा आपको बोला PQ एक यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ इसकी 4 मीटर है और रेजिस्टेंस PQ का 20 ओम है। बैटरी B का EMF 10 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। J जॉकी है, ये स्लाइड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कनेक्टिंग वायर का भी नेग्लिजिबल है, जो कनेक्ट कर रही है ये वायर इनका नेग्लिजिबल है। तो व्हेन jockey doesn't touch the wire, what is reading of A की रीडिंग कितनी होगी एमीटर की। दूसरा क्वेश्चन है वेयर शुड जॉकी बी प्लेस so that galvanometer shows no deflection, galvanometer में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। ये आप पे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप में 3 रेजिस्टेंस है, पी क्यू के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम जो कि x है, 10 ओम जो कि z है, 4 ओम जो कि y है। पी क्यू वायर की खुद की लेंथ 4 मीटर है और इस पी क्यू वायर का अपना रेजिस्टेंस 20 ओम है। उसके बाद इन्होंने बोला एक सेल लगाया, बैटरी लगाई B, उसका EMF 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब उन्होंने बोला जब तक हम
ये जो गैल्वेनोमीटर को टच ना कराएं, या जॉकी जो है ये जॉकी वायर है, इसे टच ना कराएं, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग हम निकाल ही लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर जॉकी टच नहीं हो रही, जॉकी टच नहीं कर रही किसको, PQ को, तो क्या होगा भाई। अगर ये जॉकी टच ही नहीं करेगी तो मतलब ये जो वायर है ये इसके सपोर्ट में आई नहीं, मतलब वो सेल से कनेक्ट ही नहीं हो पाई, इसका मतलब ये 10 ओम काम का ही नहीं रहेगा। ये बैलेंस कंडीशन नहीं है व्हीटस्टोन, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक टच नहीं कराओगे, कनेक्शन ही नहीं बनेगा, तो ये जेड जो है, ये जो 10 ओम है, ये किसी काम का होगा ही नहीं, ये करंट ड्रॉ कर ही नहीं पाएगा। ये मत समझना कि ये वायर्स की वजह से ये टच हो जाएगा। देखो वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने बोला भी था, वायर का अपना कोई कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस अपना वायर का नहीं है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना पाएंगे, और उनकी वायर के सपोर्ट में जो भी रेजिस्टेंस होगा उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस या करंट मिल नहीं पाएगा। तो 10 ओम को मिलता कब, जब ये टच करता, ठीक है, खुद ही टच करता, इनके सपोर्ट से नहीं मिलेगा, 1 ओम से नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात है। तो जे जब टच नहीं कर रहा है, डजंट लिख लेते हैं, जे डजंट टच PQ, तो 10 ओम का कोई काम नहीं है, नो वर्क नो एक्शन, 10 ओम का कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब है 10 ओम काम का नहीं है, तो हटा दो, हटा दिया 10 ओम, अब कुछ नहीं है वहाँ। अब आप देखो P से Q जाने का एक रास्ता ये है, तो पहले देखो P से Q जब हम जाएंगे तो 1 और 4 किस में आए, पैरेलल आए या सीरीज़ आए। देखो PQ तक जाने के 2 ही तरीके हैं, या तो ऐसे चले जाओ सीधा, या ऐसे घूम के जाओ ऊपर से नीचे, और जब भी ऊपर से नीचे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो सारे सीरीज़ में होंगे। देख रहे हो, ऐसे जंक्शन भी है तो जंक्शन सीधा आगे को ही तो जा रहा है, इसमें बीच में कहाँ है। अब था तो, पर वो काम का नहीं था क्योंकि जॉकी टच ही नहीं कराई गैल्वेनोमीटर वाली। तो जब ऐसे जाएंगे 1 से 4 तो ये दोनों सीरीज़ में, ठीक है, 1 से 4 सीधा ही तो जा रहे हैं। अरे इसे फ्लैट कर दो तब भी 1 से 4 सीधा ही तो है ना। इसको दबा दो यूँ तो 1 से 4 सीधा ही तो है, बीच में कोई जंक्शन ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो सीधा निकालो रेजिस्टेंस XY कितना होगा, सीरीज़ में है तो 1 + 4 कितना, 5 ओम होगा, 5 ओम लिख लिया। अब इनको सॉल्व करके कितना आया, 5 ओम आया, तो इनको हम हटाते हैं, यहीं पे एक सीधा बना देते हैं, कितने ओम का, 5 ओम का। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस XY है। ठीक है, और ये खुद कितने ओम की है, 20 ओम की है। ठीक है, तो पहले पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों देखो P से Q जाने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो ऊपर से या तो सीधा, तो ये दोनों पैरेलल हुए। ठीक है, पहले तो एक ही रास्ता था ना, अभी तो सिर्फ उस रास्ते की बात करी जिसमें 1 और 4 बीच में पड़ते थे, तो वो तो भाई सीरीज़ में हुआ। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो 1/r पैरेलल निकालते हैं। तो 1/ इसका 5, और अपनी वायर का खुद कितना है, 20। आज वायर का भी है भैया 20, तो 20 LCM, 5 4 जा 20, 4 1 जा 20, 1 जा 20, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, और 1 आ गया, तो 5/20 आया, 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया, 4 ओम आ गया। ठीक है, ये अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका 4 ओम आ गया। अब जरा एक बात समझना, क्या है वो बात, कि अगर हमें करंट निकालना है ना, I एमीटर की रीडिंग, मतलब एमीटर तो करंट को ही मेजर करते हैं, तो I होता है V/R या E/R, पर वो R होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। क्योंकि आज सेल का अपना 1 है तो यहाँ पे R की जगह 1 लिखेंगे, और R एक्सटर्नल तो पैरेलल ही है क्योंकि पूरा कुल मिला के यही बचा और कुछ नहीं है। सेल का भी इंक्लूड कर लिया, 1 R + R, तो यहाँ से कितना आया, 4 आया, और सेल की खुद की EMF वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 है ना, 10 वोल्ट है। 4 + 1 5 हुआ, तो 10/2 कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आ गया। अब आपसे बोल रहे हैं जॉकी को हम कहाँ लगाएं कि कोई डिफ्लेक्शन ना आए गैल्वेनोमीटर में, तो यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ इशारा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब नहीं आती, जब व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के रखें, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ इशारा है। अभी हम एक काम करते हैं, हमें तो ये देखना है ना जॉकी को कहाँ प्लेस करें कि कोई वो ना आए। चलो ये देख लेते हैं, ये पहला वाला हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा करने जा रहे हैं, तो मान ली जाए जॉकी यहाँ है,
यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा, ये 20 ओम की है, यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा और जॉकी यहाँ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, व्हीटस्टोन वाला प्रिंसिपल लगाते हैं, पर यहाँ स्लाइड वायर वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हैं। वो कितने थे, 1 और 4 थे, बाकी जॉकी को भी टच कर दिया तो वो 10 वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, तो पहले तो बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं, फिर हमें क्या निकालना है, कहाँ जॉकी को प्लेस करना है, मतलब वायर की लेंथ ही निकालनी है। तो पहले तो हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ये है। तो मान लो यहाँ तक की लेंथ x है अभी ना, ऐसी मान लो। अब पूरी कितनी थी, तो वायर की लेंथ आपको पता थी, वायर की लेंथ कितनी थी, वायर की लेंथ दे रखी है 4 मीटर है ना, ठीक है। तो 4 मीटर है इसकी लेंथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ही निकाल लेते हैं कि कितना ओम आया। तो हमारा पूरा 4 ओम आया, ठीक है। हाँ, पी क्यू जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पूरा कितना है, 4 ओम है। तो पी जे कितना होगा, रेजिस्टेंस पी जे निकाल लेते हैं क्योंकि पी जे लेंथ चाहिए हमें, तो इसलिए रेजिस्टेंस पी जे निकाल लेते हैं कितना होगा। तो पी जे को आप एक्स मान लो, ठीक है। तो जे क्यू कितना हुआ, क्योंकि पूरा पी क्यू है, पी क्यू 2 चीज़ों से बना है, पी जे प्लस जे क्यू। और पी क्यू पूरा रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम का था या 20 ओम का था, मेरे हिसाब से 20 ओम का था ना, लेंथ थी वो 4 ओम की, 4 मीटर की। तो अभी तो पी क्यू हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो वो 20 ओम मान लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, पी जे को फिर हम एक्स ओम मान लेते हैं। तो हमारा जे क्यू कितना हुआ, तो आप जे क्यू बोलोगे 20 माइनस एक्स हुआ ओम में, यही बोलना चाहोगे ना, खुद ही देखो, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए ना, ये पी जे कहाँ प्लेस करें बैलेंस के लिए। तो मैंने अभी उसका रेजिस्टेंस माना है। तो आप देखो पूरा पी क्यू जो है 20 ओम में, उसमें पी जे को मैंने एक्स मान लिया, जे क्यू को मैंने 20 माइनस एक्स मान लिया। यहाँ पे व्हीटस्टोन कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। हम पे 2 रेजिस्टेंस थे, आपको भी पता है। ये जो 5 था ये 2 चीज़ों से बना था, जिसमें इस साइड x था और इस साइड y था, x y था और j ऐसा था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है, x है, तो x के नीचे कौन है, x है, ठीक है। छोटा वाला x, बड़ा वाला x, छोटा वाला x, और इधर y है। तो ऐसे नहीं लिखना, तो छोटा वाला x है कितना, पी जे है, ऐसे लिख लो। और यहाँ y है, तो y के करस्पॉन्डिंग कौन है, जे क्यू है। वायर से ही तो देखते हो ना, x अपॉन पी जे, वाई अपॉन जे क्यू। देखने का नज़रिया यार, अब डायग्राम दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाए करो, तब समझ में आएगा। अब क्योंकि पी जे हमारा छोटा x है और जे क्यू हमारा 20 माइनस एक्स है, एक्स और वाई की वैल्यू डालो और स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स आपका है 1 अपॉन एक्स, वाई है 4, ये 1 था 4 था तभी तो सीरीज़ में 5 आया, 4 अपॉन 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स बराबर आया 4x के, तो 20 की वैल्यू आई 5x है ना, x उधर जाएगा और x की वैल्यू 4 ओम आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। क्लियर है इतना, 4 ओम आ गया। तो यार आप खुद देखो, ये 4 ओम होगा तो ये कितना होगा, 20 माइनस एक्स 16 ओम होगा। पर हमें वायर की लेंथ बतानी है, इनसे काम नहीं चलेगा। तो या तो रिवर्स कर लो, 16 मीटर और 4 मीटर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा जाएगा दोबारा व्हीटस्टोन में भी, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन होता है, ये तो वैसे निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर वैसे निकालने ट्रेडिशनल मेथड से, तो सिंस रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्ट होता है, याद है आर को क्या लिखा था, एल इंटू स्मॉल आर, और एस को क्या लिखा था, 100 माइनस एल इंटू आर, वही वाली बात है। तो अगर रेजिस्टेंस एल के डायरेक्ट है तो पहली कंडीशन तो देखो मेरी ये आई कि पूरी वायर पी क्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी पी क्यू वायर की लेंथ के। पी क्यू वायर की लेंथ है 4 मीटर, तो आप खुद देखो यहाँ से कि 4 मीटर 5 ओम के बराबर है ना, ये
तो अगर हम वैसे वाले उससे निकाले यूनिटरी से, तो देखो होगा क्या, अगर 20 ओम के बराबर 4 मीटर है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1 मीटर बराबर आया 5 ओम के। सही है, 1 मीटर बराबर आया 5 ओम के। तो 1 ओम कितने के बराबर आया, 1/5 मीटर। 1 ओम कितने के बराबर आया, 1/5 मीटर के। यूनिटरी मेथड है, केमिस्ट्री में बहुत बार लगा रहे हो तुम। तुम्हें ये पता चला PQ वायर पूरी है, ये पहली वाली चीज़ है, ओहम है, मीटर नहीं है, लेंथ नहीं है, ठीक है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सर फूट रहे हैं इसलिए इतना। तो आपको ये पता चला पूरी PQ वायर की रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, और PQ वायर की लेंथ 4 मीटर है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 ओम आपका 1 मीटर के बराबर आया, तो 1 ओम आपका 1/5 मीटर आया। पर आपको तो x के करस्पॉन्डिंग निकालनी ना, पीजे जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, x है, और वो रेजिस्टेंस है कितना, 4 ओम है, तो लेंथ कितनी होगी, अब खुद देखो, 1 ओम है 1/5 मीटर, तो 2 ओम होगा 2/5, 3 ओम होगा 3/5, 4 ओम होगा 4/5 मीटर, ठीक है। और इसे सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 20 जा 100, 24 जा 80 सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा आपको, ये बात है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो और तरीके भी हैं, पर ऐसे सीख लो, ये बढ़िया है यूनिटरी मेथड। आपको ये पता चला PQ वायर जो है वो 20 ओम की है, 20 ओम के करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, तो 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग 5 ओम हुआ, तो 1 ओम के करस्पॉन्डिंग 1/5 मीटर हुआ। आपको पता चला जो आपको PJ जो आपको लेंथ चाहिए भाई, उस PJ का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, 1 ओम के लिए 1/5, 2 ओम के लिए 2/5, 3 ओम के लिए 3/5, 4 ओम के लिए 4/5। 4/5 मीटर में आया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 लगा दिया, तो 80 सेंटीमीटर में हमें रखना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा PJ जो है, PJ के करस्पॉन्डिंग तो 80 सेंटीमीटर आ गया, तो JQ कितना आ गया, देखो डायग्राम हर समय सक्सेसफुल नहीं होते, PJ को छोटा बनाना चाहिए था, JQ को बड़ा, कुछ नहीं, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, 500 - 80, 480 सेंटीमीटर, तो JQ से 480 और PJ से कितना, 80 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, शाबाश। नहीं तो और तरीके से भी कर सकते हो, पर ये ठीक है, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो। देखो ये हटाता हूँ मैं, थोड़ा सा ये बता देता हूँ, व्हीट स्टोन एक और बार लगा लो। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कैसे निकालो मैं आपको बताता हूँ। पूरी वायर PQ, उसका करस्पॉन्डेंस देखो आप छोटी वायर PJ के साथ, पूरी वायर PQ, उसका करस्पॉन्डिंग देखो आप PJ के साथ। PQ वायर की लेंथ कितनी है, 20 है, PQ वायर की लेंथ कितनी है, 4 है, तो PJ की कितनी है लेंथ, वो निकालनी है, तो L मान ली। अब PQ का रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, और L का रेजिस्टेंस कितना है, आपने अभी निकाला 4 ओम है। देखो PQ की ऊपर क्या है, लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, 4, और उसकी निकालनी है, उसे L मान लो। अब नीचे रेजिस्टेंस लिख लिया। ये सर कैसे कर रहे हो, स्लाइड वायर प्रिंसिपल भाई, उसमें लेंथ ही तो रहती थी, उसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे, वही बात है। तो PQ वायर की लेंथ 4 मीटर, PJ की L मीटर, PQ का रेजिस्टेंस 20 ओम है, PJ का हमने अभी निकाला 4 ओम है, 4 4 जा 16, तो 20 L बराबर आया 16 के, L की वैल्यू आई 16/20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5 मीटर ये रहा, और इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 20 जा 100, तो ये 80 सेंटीमीटर आपका दोबारा आ गया। कैसे भी करो, देखो साइंस तो वैसी चलेगी ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, जैसी है वैसी चलेगी, तो आंसर तो वही आ रहा है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट, आप पे है a 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, a 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर
वायर कैरीज अ करंट, कैरीज अ करंट, स्टेडी करंट। सेल का ईएमएफ है 1.018 वोल्ट इज बैलेंस अगेंस्ट 254.5 सेंटीमीटर ऑफ वायर। फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के। यह है, कभी कभार हम बहुत उलझ जाते हैं थ्योरी में पढ़ने में। आप ये देखो, डायमेंशन का ख्याल रखो। आपसे के पूछा है, देखो v इज इक्वल टू के एल होता है, e की वैल्यू v बाई एल हुई। कोई आपको वोल्ट में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कितना 1.018, ये वोल्ट्स में है। कोई आपको लेंथ दिख रही है? लेंथ ये रही 254.5 सेंटीमीटर में, वोल्ट पर सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो आप वोल्ट पर मीटर में निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 1.018 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाना पड़ेगा अपॉन में, वो 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। छोटी चीज़ को बड़ा कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे फैक्टर से, वो डिवाइड कहाँ गया? ऊपर गया, 100 बन गया। 2 जीरो इधर करेंगे तो 101.8 अपॉन 254.5 आएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वोल्ट पर मीटर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका आ रहा 0.4 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा था 10 मीटर लंबी पोटेंशियोमीटर वायर थी, ठीक है। अब ये भी है यार, दो लेंथ थी, तभी तो सर बहुत चालाक को पहले ही करा दिया, दो लेंथ हैं। देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। 10 मीटर लंबी है तो काम की सारी थोड़ी है, काम की तो बैलेंसिंग लेंथ होती है सिर्फ। तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ है? ये रही, बैलेंस अगेंस्ट ये, वो तो पूरी वायर है ना, आप पूरी लेते हो। बैलेंसिंग में एल लेते हो, 100 माइनस एल लेते हो, ये 2 ही लेते हो ना, एल पूरी तो नहीं लेते ना, 100 तो नहीं लेते ना, वही बात है। तो 10 मीटर लंबी पोटेंशियोमीटर वायर है तो वो करंट कैरी करती है, ईएमएफ इतना है, तो वो हमने लिख लिया। और बैलेंसिंग लेंथ ये है, बैलेंसिंग लेंथ हमारे काम की है। ये एल जो होता है ये बैलेंसिंग लेंथ होता है, पूरी लेंथ नहीं होता। टोटल लेंथ कब लेते थे आप? कभी नहीं लेते थे, बैलेंसिंग लेंथ लेते थे, वही ली। ये गुमराह करने के लिए है 10 मीटर, ठीक है, तो निकाल लिया आंसर। पूरी लेंथ से हमें क्या काम यार, अगर हमें कंपेयर करना हो तो अलग बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 15 ohm resistor shown so that M and N are at same potential। M और N सेम पोटेंशियल में हो। पहले डायग्राम देखो फिर समझाता हूँ। ये आपसे क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस हम इस 15 ओम में ऐड कर दें, पता नहीं कितना, मान लो R ऐड कर दें, ताकि ये M और N सेम पोटेंशियल में आ जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 और ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन हो जाए, ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। तो कितना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें 15 ओम रजिस्टर में, ताकि M और N सेम पोटेंशियल में आ जाए। अब इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कनेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं 15 ओम में, सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी। इसमें दिक्कत है, आई बात समझ में? मैं 15 प्लस R लिख के चलूँ तो वो गलत होगा, क्या पता ये 1/15 प्लस 1/R भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। 15 प्लस R लेके चलें तो दिक्कत हो सकती है। आप तो चाह रहे होंगे कि 3/30 करूँ, 15 प्लस R करूँ, 60 करूँ, 3 10 जा 30, 10 6 जा 60,
तो ये आ गया 6 माइनस 15। तो माइनस में कहाँ से आएगा, यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे और पूरा क्वेश्चन ख़राब कर दोगे और अपनी मिनट भी ख़राब कर दोगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा 15 ओम में, ताकि ये बैलेंस कंडीशन में आ जाए। मतलब 3/30 15 प्लस समथिंग बाई आर 60 हो जाए, एम और एन सेम पोटेंशियल में आ जाए। कैसे ऐड करें, सीरीज़ पैरेलल में तो दिक्कत है। मान लो कुछ ऐड कर रहे हैं, मान लो आर ही ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे और ये टोटल बन गया, इसका टोटल बन गया, खुद मान लो एक्स, अपने मन से मान लो टोटल है एक्स। अब वो देखेंगे एक्स से पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर ये सीरीज़ में होता तो ये जो एक्स आने वाला है भाई ये 15 से बड़ा आएगा। अगर सीरीज़ में होगा तो ऑब्वियसली 15 से ज़्यादा आएगा ना। 1 ओम भी डालोगे तो 16 नहीं आ जाएगा, 15 से ज़्यादा आएगा। और पैरेलल में हो तो एक्स जो पूरा आएगा 15 प्लस समथिंग ऐड करने के बाद जो एक्स आया वो भाई 15 से कम होगा। तो ये देखना पड़ेगा पहले। तो लेट आफ्टर एडिंग मान लेते हैं आर को ऐड कर रहे हैं। आफ्टर एडिंग आर, वाई मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। लेट आफ्टर एडिंग आर 215 ओम, नेट आ रहा है एक्स। अब हमें नहीं पता ये जो नेट आया है एक्स ये सीरीज़ से आया है या पैरेलल से आया, हमें नहीं पता उसका, हम तो बस एक्स मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया। अब लगाओ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, तो 3/30 कितने के बराबर, x/60, 60 था ना ये, 30 20 या 60, तो ये कितना आ गया 3/30 x/60। अच्छा ये 2 होगा ना, तो x की वैल्यू 6 ओम आ गई और ये 6 ओम कम है 15 ओम से। तो आपने कनेक्शन कैसा करा होगा, अब आप खुद सोचो। जो आपका टोटल आया ना नेट x, वो 15 से ज़्यादा नहीं आया, 15 से कम आया। ज़्यादा कब आता है, सीरीज़ में। अगर 1 ओम भी हो तो 15 + 1 16 हो जाएगा, 5 भी हो तो 15 + 5 20 हो जाएगा, मतलब पैरेलल होगा। आई बात समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहीं से पता चला कि कॉम्बिनेशन कैसा था, पैरेलल था। किन किन के बीच में, 15 ओम और आर के बीच में। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपका ये एक्स है ना, एक्स जो कि आपका कितना है 6 ओम है, ये 2 चीज़ से आया और वो 2 चीज़ें पैरेलल लगी हैं। एक तो है उसमें 15 और एक है उसमें आर, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ही है। 6 आपने टोटल बोल दिया, और क्योंकि इंडिविजुअल 15 था और नेट कितना आया 6 आया, तो ये तो पैरेलल में ही होता है। पैरेलल में नेट इंडिविजुअल से कम आता है। 6 है 15 आर। अब आपको पता है इन दोनों का पैरेलल ही वो बनेगा। भाई आपने टोटल कितना बनाया, 6 बनाया। 6 कब आया, जब आपने 15 में आर ऐड करा। ऐड कैसे करा, सीरीज़ या पैरेलल में, पैरेलल में पता चला। इसका मतलब 6 कहीं ना कहीं 15 और आर है, पर यहाँ तो पैरेलल देखा जाता है तो 1/6 कितने के बराबर, 1/15 + 1/r। तो 1/r की वैल्यू कितनी, 1/r की वैल्यू होगी 1/6 - 1/15। 15 - 6 कितना, 9, 15 6 जाए कितना 90, 9 10 जाए कितना 90। तो r की वैल्यू आपकी 10 ओम आ गई। आप 10 ओम लगाओगे पैरेलल में 15 के, तभी 6 आएगा। क्लियर, ऐसा है। तो देख लेना 6 आया, मैं दोबारा एम्फसाइज़ करता हूँ, 6 आया। 6 मतलब क्या है, 6 मतलब है इंडिविजुअल से कम, और ये होता है हमेशा किस में, पैरेलल में। ठीक है, शाबाश।